हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक ले लेते हैं। तो जो कि समसामयिक विषयों पर आधारित जो है प्रश्न है और उनके उत्तर भी हैं। तो आइए समझते हैं इसको कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुपक्षवाद यानी मल्टीलेटरलिज्म का संकट क्या है और ब्रिक्स में इस ब्रिक्स की इसमें क्या भूमिका है। तो बहुपक्षवाद को अपन इस तरीके से या मल्टीलेटरलिज्म को इस तरीके से समझते हैं कि जब तीन या तीन से अधिक देश किसी एक मुद्दे पर मिलकर के काम करते हो तो उसको मल्टीलेटरलिज्म कहा जाता है। अब ब्रिक्स में जो है वहाँ पर भी काफ़ी सारे देश हैं जो आपस में मिलकर के किसी मुद्दे पर काम करना चाहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो हाल ही के वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने वैश्विक संगठन जैसे यूएन, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जो कि कई सारे देशों को जो है वो कर्ज देता है। ठीक है, इसकी प्रभावशीलता पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। पश्चिमी देशों का जो प्रभुत्व है वो भू राजनीतिक तनाव और एक तरफा आर्थिक प्रतिबंधों के कारण विपक्ष जो है मतलब वैश्विक बहुपक्षवाद जो है वो संकट में आ गया है। विकासशील देश यानी अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो लंबे समय में इन संस्थानों में सुधार की मांग ये देश कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस प्रगति इसमें नहीं हुई है। तो ब्रिक्स की उभरती हुई इसमें भूमिका क्या रही। तो ब्रिक्स जो है उसमें कौन कौन से देश हैं, सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है। तो उसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जो है वो हाल ही में जुड़े हुए सदस्य हैं, यानी ये 5 देश हैं, है ना। इस बहुपक्षीय संकट के समाधान के रूप में ये खुद को स्थापित कर रहा है ना। ब्रिक्स की ये जो देश हैं ये अपने यहाँ पर जो भी संकट आता है उसको निपटाने के लिए ब्रिक्स का इन्होंने गठन किया है। ठीक है, अब आर्थिक संतुलन। तो ब्रिक्स अब वैश्विक जनसंख्या के एक बड़े हिस्से और वैश्विक जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के माध्यम से यह विकासशील देशों को बिना किसी कठोर राजनीतिक शर्तों के बुनियादी ढांचों के लिए ऋण प्रदान कर रहा है। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि NDB क्या है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ब्रिक्स का ही एक संगठन है जो कि क्या करता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि विकासशील देशों को बिना किसी कठोर शर्तों के बुनियादी ढांचे के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये ऋण प्रदान करता है। ठीक है, IMF जो है वो भी करता था, लेकिन उसकी शर्तें वो अपनी शर्तों के हिसाब से फिर ऋण प्रदान करता था, है ना। उसके ऊपर मोटा ब्याज लेता था। कई बार जो है वो देशों को विवश करता था कि हमारे यहाँ के जो उद्योगपति हैं उनको उद्योग धंधे के लिए आप जगह प्रदान कीजिए, साथ साथ में उनके ऊपर टैक्सेशन कम कीजिए, है ना। इस टाइप की बहुत सारी शर्तें उनको लगा करके और फिर वो या आपके देश में ये विकास नहीं करेंगे, ये नहीं हथियार नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वो उनके ऊपर काफ़ी सारे प्रतिबंधों के साथ उनको पैसा देता था। ठीक है, अब डी डॉलराइजेशन, है ना। अगला जो है ब्रिक्स का एक और प्रमुख बात जो है वो क्या है, डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन मतलब ये है कि वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स देश अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, जिससे सदस्य देशों को पश्चिमी प्रतिबंधों के जो जोखिम होता है उससे भी सुरक्षा मिलती है। ठीक है, वैश्विक संस्थानों में सुधार की भी मांग की गई है, जैसे ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब UNSC, है ना, और IMF में विकासशील देशों के उचित प्रतिनिधित्व और वीटो पावर के न्याय संगत वितरण की वकालत कर रहा है। जैसे अभी तक वीटो पावर जो है कितने सिर्फ 5 देशों के पास में था और वो अपना कई बार स्वार्थ के लिए भी उसका वीटो पावर का यूज़ कर लेते थे। तो रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, इन 5 देशों के पास में अभी तक जो था वो वीटो था और समय समय पर वो इसका इस्तेमाल अपने हितों को देख करके वो करते रहते थे। ठीक है, लेकिन
इसने ब्रिक्स ने क्या किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन्होंने मांग की है और IMF में भी कि विकासशील देशों को जो है वो उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और साथ साथ वीटो पावर का भी न्याय संगत वितरण हो, उसकी भी उन्होंने वकालत की है। ठीक है, अब चुनौतियां और संघर्ष क्या है, इसमें निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। तो हालांकि ब्रिक्स के भीतर जो है चीन और भारत जैसे प्रमुख देशों के बीच में सीमा का विवाद है, रणनीतिक भिन्नताएं हैं, इसके बावजूद ब्रिक्स जो है वैश्विक मंच पर शक्ति संतुलन मतलब बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने में और बहुध्रुवीय दुनिया मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि बहुपक्षवाद क्या है। तो सबसे पहले तो 3 या 3 से अधिक जब देश मिलकर के किसी मुद्दे पर या किसी समस्या पर काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुपक्षवाद या मल्टीलेटरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या समझा, हमने 3 बातें इसमें समझी कि इसमें ब्रिक्स में देश कौन कौन से हैं। तो रूस, ब्रिक्स का जो स्पेलिंग है BRICS मतलब ब्राज़ील, R मीन्स रूस, I मीन्स भारत है ना, इंडिया, और C मीन्स चाइना और S मीन्स साउथ अफ्रीका। तो ये हम इसमें जो 5 देश है उसी से ये वर्ड बना है ब्रिक्स। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ में ब्रिक्स जो है उसमें क्या एक संस्था का निर्माण हुआ है, जैसे IMF UN में है उसी तरीके से ब्रिक्स में भी एक संस्था है जो कि क्या करती है, न्यू डेवलपमेंट बैंक उसको कहा जाता है, उसका नाम है NDB है ना। उसके माध्यम से वो विकासशील जो देश है उनको बिना किसी कठोर राजनीतिक शर्तों के बुनियादी ढांचे को डेवलप करने के लिए वो क्या प्रदान करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, है ना। उसके अलावा डॉलराइजेशन जो है वो भी ये लोग ब्रिक्स वाले करते हैं। मतलब ये जो 5 देश हैं उनमें अगर कोई व्यापार होता है तो वो डॉलर पर उनकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, बल्कि वो आपसी जो मुद्रा है उसमें विनिमय कर लेंगे। जैसे रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, है ना, पेट्रोलियम पदार्थ खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, तो हम जो है वो रुपए में हमसे ट्रांजैक्शन कर लेगा, या तो हम रूबल में उससे ले लेंगे या वो हमसे रुपए में ले लेगा, है ना। इस तरीके से हम लोग रुपए में हम लोग व्यापार कर लेंगे। ऐसे चीन के साथ में भी हम लोगों ने व्यापार हम लोग कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका के साथ में कर सकते हैं, है ना, ब्राज़ील के साथ में हम लोग कर सकते हैं। तो ब्राज़ील जो है वो भी हमारा बहुत मतलब जो हम चीनी हमारे यहाँ पे उत्पादन है, भारत दूसरा सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक है, लेकिन ब्राज़ील जो है पहले नंबर पर है। और चूँकि हमारे देश में भी चीनी जो है वो शक्कर जो है बहुत बड़ी मात्रा में उसकी खपत होती है, तो हम लोग कई बार हम लोग ब्राज़ील से अपने उससे चीनी जो है वो मंगाते हैं। और इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ में हमारे व्यापारिक संबंध हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप ब्रिक्स ने एक और तीसरा पॉइंट क्या किया, हम लोगों ने मांग रखी है UN में कि जो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसने ये मांग रखी है कि IMF और UNSC में हम लोगों ने मांग रखी है कि विकासशील जो देश हैं उनको भी UN में उचित प्रतिनिधित्व मिले और साथ साथ में जो वीटो का अधिकार है उसको भी संतुलित किया जाए, उसको भी न्याय संगत उसका भी वितरण हो। सिर्फ 5 देशों के पास में ये अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो बाकी जो देश हैं वो भी स्ट्रॉन्ग अपना वजूद रखते हैं और इसलिए उनको भी ये चीज़ें जो हैं वो मिलनी चाहिए, वीटो का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये साथ साथ में जो ध्रुवीकरण हो गया था एक तरीके से, उसका भी ब्रिक्स जो है वो एक तरीके से संतुलन बना रहा है विश्व के अगर हम दृष्टिकोण से देखते हैं तो उम्मीद है आपको ये जो उत्तर है वो समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।